हेलो बच्चों, ये जो अभी पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, एक्चुअली हुआ ये कि मैंने एक वीडियो बनाया। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने अपने चैनल के वीडियो में डाला था जिसमें ये मेंशन था कि एक वेरी फेमस एक्टर बता रहे हैं कि बॉल को अगर दोनों को एक साथ गिराया जाए तो दोनों ज़मीन पर एक साथ गिरेंगे। वहीं एक वेरी फेमस टीचर फिजिक्स के वो इसका खंडन करते हुए बोले कि नहीं, रूम पे चूंकि एयर मौजूद होता है तो दोनों बॉल एक साथ नहीं गिरेंगे। जिस पर मैंने एक बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाया था और उस वेरी फेमस टीचर का जो वीडियो था, शॉर्ट वीडियो था, उसी का छोटा सा भाग मैंने अपने वीडियो पर दिखाया था। मात्र 25-30 सेकंड का रहा होगा और फिर भी इसके बावजूद क्या हुआ ना कि उस चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, जिस वजह से यूट्यूब ने मेरे उस वीडियो को डिलीट कर दिया है मेरे चैनल से। अब उसी का क्या कर रहे हैं हम लोग, अब वो वीडियो क्लिप ना दिखाते हुए बस मैं फोटो दिखा रहा हूं। और अगर आप चाहें तो मैं उस वीडियो का लिंक, जो कि उस वेरी फेमस टीचर ने जो एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कौन सही है कौन गलत है, ये आप डिसाइड कीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से बस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और डिसाइड आपको खुद करना है कि अक्षय कुमार जो फिल्म में बता रहे थे एज ए फिजिक्स टीचर वो सही है या फिर जो फिजिक्स के जो वेरी फेमस टीचर है उनका एक्सप्लेनेशन सही है। वो डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो आइए अब पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सारी चीज़ों को मैं बताता हूँ। इस वीडियो में तुम लोग देख पा रहे होंगे कि एक वेरी फेमस एक्टर जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं क्लास में और बता रहे हैं कि अलग अलग द्रव्यमान मासेस की दो गेंद को अगर साथ छोड़े एक साथ तो जमीन पर एक साथ गिरेगी। दूसरी तरफ एक वेरी फेमस टीचर इस बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि अगर दोनों का मास डिफरेंट है तो एयर की वजह से क्या होगा, दोनों एक साथ छोड़ने के बावजूद भी क्या होगा, जमीन पर एक साथ नहीं गिरेगी। मान के चलो एक गेंद है, ये बॉलिंग बॉल है, ठीक है, और ये ठीक, और ये तुम्हारा बास्केटबॉल है, ठीक है। ये क्या है, बास्केट बॉल। अब चूंकि बॉलिंग बॉल क्या होता है, बास्केटबॉल से भारी होता है, यानी इसका द्रव्यमान क्या होगा, m मान लेते हैं, और इसका द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है, मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है। इसका ज़्यादा द्रव्यमान है तो हम लोग कैपिटल M से डिनोट कर लेते हैं, और इसका जो द्रव्यमान है इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका कम है, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, F = ma। यहाँ ये क्या है, मास, और ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये फोर्स। तो फोर्स = क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि जो वेलोसिटी में, वेग में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के दर को ही क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। हम लोग जानते हैं F = क्या होगा, ma। तो इस केस में क्या होगा, ये इसके लिए होगा, ये इसके लिए, F = क्या होगा, ma। चूंकि यहाँ मास है तो हम लोग इस बॉलिंग बॉल के लिए मास क्या माने हैं, कैपिटल M, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल M दे देंगे और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखो, जब भी कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो गिरते समय क्या होता है, उसके वेलोसिटी में बदलाव आती है, और वेलोसिटी में जो बदलाव आती है, समय में जो बदलाव होता है कि मान के चलो एक पल में इस पल ये वेलोसिटी में बदलाव हुआ है, दूसरे पल हर एक मिनट जो भी बदलाव आता है उसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। तो जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है और नीचे की ओर गिरते हुए जो उसके एक्सेलरेशन में बदलाव आता है उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी तुम्हारा गुरुत्व त्वरण, और जिसको हम लोग g से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग g से डिनोट करते हैं, यानी F = क्या होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कैपिटल M माने हैं तो कैपिटल M ले लेंगे, g, ठीक है। नॉर्मल केस में F = ma होता है जहाँ ये एक्सेलरेशन है, लेकिन जब नीचे की ओर गिरती है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन काम करता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको g से डिनोट करते हैं। अब देखो दोनों क्या है, फोर्स, तो यानी चूंकि यहाँ पे g क्या होगा, नीचे की ओर जब गिरती है तो वहाँ माइनस होता है, तो साइन का कोई लेना देना यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग समझने के लिए इसको प्लस में ही लिख देते हैं, तो क्या होगा, ma और mg क्या होगा, बराबर होगा, चूंकि लेफ्ट पार्ट इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होगा। अब ये क्या, दोनों मास से सेम है, कट जाएगा, यानी g = a। अब और इसको अच्छे से समझने के लिए इसका एक्सेलरेशन को a1 मान लेते हैं, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन को हम लोग a2 मान लेते हैं। तो यानी a1 किसके बराबर हो गया, g के बराबर, ठीक है। अब यही केस यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ भी क्या होगा, F = चूंकि m हम लोग स्मॉल से डिनोट किए तो m, और एक्सेलरेशन को a2 से लिखे हैं तो a2, और फिर अगेन चूंकि ये भी बॉल क्या हो रहा है, नीचे की ओर डाउन जा रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका भी क्या होगा, F = mg। दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, mg = ma2। ये कट के क्या हो जाएगा, अगेन g = a2। अब इसको गौर करो, a2 का भी वैल्यू क्या आया, g,
और A1 का भी वैल्यू आया जी, यानी A1 इज इक्वल टू A2। यानी इसको समझो कि अगर आकार सेम, मतलब आकार सेम हो, जैसे ये भी क्या है तुम्हारा स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, दोनों का आकार सेम है, लेकिन अगर भार मतलब द्रव्यमान में अगर अंतर रहे, कोई ज़्यादा द्रव्यमान का हो कोई कम का हो, फिर भी अगर उसको साथ में छोड़ा जाए तो क्या होगा, एक साथ जमीन पे गिरेगी, ये बताती है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग के परिवर्तन के दर को ही कहा जाता है एक्सेलरेशन। मतलब वो किस स्पीड से, किस वेग से नीचे की ओर गिर रही है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। हर पल उसके जो एक्सेलरेशन में बदलाव आता है उसी को, हर पल जो उसके वेलोसिटी में बदलाव आता है उसी को कहते हैं तुम्हारा एक्सेलरेशन। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। अब जब एक्सेलरेशन सेम है यानी दोनों क्या होगा, जमीन पे एक साथ आएगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, बोर्ड को इरेज करते हैं पहले। कि मान के चलो एक बोर्ड है, जैसे प्लाईवुड वगैरह, पतला प्लाईवुड लेते हैं इस तरीके का, कुछ मान के चलो बड़ा बोर्ड लेते हैं, इस तरीके का बोर्ड जो कि काफ़ी साइज में बड़ा है, इस तरीके का बोर्ड को हम लोग इस तरीके से नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है, एक लार्ज बोर्ड लेते हैं, प्लाईवुड हो गया, समय का वगैरह जो भी है। दूसरा कंडीशन है एक छोटा सा गेंद लेते हैं, बचपन में हम लोग खेलते थे जंपिंग बॉल, जो जिसको थोड़ा सा भी अगर नीचे गिराते थे तो बहुत ज़्यादा जंप करता था। पहला कंडीशन था, दोनों का शेप क्या था, सेम था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का शेप क्या होगा, डिफरेंट होगा। और ये क्या है, जंपिंग बॉल मान लेते हैं इसको। ठीक है, छोटा सा है। अब इसका मास क्या है, m मान लेते हैं, और मास क्या है, ज़्यादा मास होगा। और इसका जो मास है इसको हम लोग स्मॉल m से मान लेते हैं, और इसका क्या होगा, कम। ठीक है, अब जब दोनों को एक साथ गिराया जाएगा, मान के चलो कि इस बोर्ड को, और मान के चलो ये जंपिंग बॉल है, दोनों को इस तरीके से अगर गिराई नीचे की तरफ, तो अब देखते हैं कि कौन पहले गिरेगा। डिफरेंट, ये शेप क्या है, अलग अलग। तो आओ देखते हैं। तो जब दोनों को गिराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, दो तरीके का फोर्स काम करेगा। एक नीचे की ओर जो काम करेगा, और उस वजह से F इज इक्वल टू क्या होगा, mg। और एक ऊपर की तरफ क्या होगा, फोर्स लगेगा, इसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, वायु का प्रतिरोध, जब भी कोई नीचे वस्तु गिरती है तो वायु क्या करती है, ऊपर की तरफ प्रतिरोध करती है वस्तु को। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वस्तु नीचे आना चाहती है, और एयर ऊपर की तरफ धक्का लगाती है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस। तो इस फोर्स को हम लोग एफ एयर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये इसका ज़्यादा मास है तो कैपिटल एफ से लोग डिनोट किए, एयर लिखे। ठीक है, अब दो तरीके का काम कर रहा है, एक है एफ इज इक्वल टू एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक होता है एयर रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ लग रहा है, एफ एयर हम लोग मान लिए। यहाँ भी वही कंडीशन होगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स जिसको हम लोग मान लेते हैं एम जी, और ऊपर की तरफ जो एयर रेजिस्टेंस लगेगा, वायु प्रतिरोध जो लगेगा, इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। तो चूंकि हम लोग F इज इक्वल टू एम ए जानते हैं, तो इसी को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एफ बाई एम, यानी फोर्स अपॉन मास। तो अब यहाँ पे फोर्स दो तरीके का है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, फोर्स बाय मास। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन हम लोग क्या किए, A1 मान लिए, और फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स, एक नीचे की और एक ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एफ एयर माइनस एफ जो कि तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, बाय क्या होगा, मास, यानी यहाँ का इसका मास क्या है, m। ये क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू एफ एयर बाय mg बट्टे में m। ठीक है, और इसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोग फोर्स लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो ये भी तो क्या होगा, सेम होगा, बस एफ एयर जो कैपिटल में यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल में। ठीक है, और यहाँ एम जी स्मॉल और इस मास। ठीक है, अब जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग को देखना है कि A2 का वैल्यू ज़्यादा है या A1 का। तो एक कैलकुलेशन मैंने करके रखा है, देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है एफ एयर जो फोर्स लगा रही है उसको हम लोग 10 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस, और यहाँ पे हम लोग इसको
मास को अभी मास ही रहने देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ मास को हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक, कैलकुलेशन में आसानी होगी। और जी का वैल्यू तो हम लोग को पता है 9.8, और नीचे क्या होगा 1, यानी तुम्हारा ये क्या होगा 10 - 9.8 बट्टे में 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.2। यानी यहाँ A1 का वैल्यू क्या आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बस समझाने के लिए क्या किया मान लिए वैल्यू। यहाँ भी क्या होगा फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे हम लोग F जो स्मॉल बॉल है उसमें जो प्रतिरोध लग रही है, चूंकि देखो यहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, इसका सरफेस एरिया जब इस तरीके से गिराएंगे तो सरफेस एरिया क्या बढ़ गया, तो इसका एयर रेजिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग 10 मान लिए थे। इसका जो सरफेस एरिया क्या है, मोड़ देंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा छोटा हो जाएगा, तो इसका क्या है एयर रेजिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस हम लोग क्या किए, यहाँ ज़्यादा था तो 10 मान लिए, यहाँ पे हम लोग 8 मान लेते हैं कम। ठीक है, और यहाँ पे M का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 0.5 मान लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में से क्या है कि इसका जो मास है कम है, और 9.8 तो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन पैदा होता है तो 9.8 कांस्टेंट होगा एज इट इज, और M क्या माने हैं 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास जो वैल्यू है 8 - 4.9/0.5। इसको जो सॉल्व किया जाएगा तो इसका वैल्यू आएगा 6.2। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं ये जो वैल्यूज है ये बस एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, बस सिर्फ यहाँ जी का वैल्यू क्या है 9.8, ये एक्चुअल है समझाने के लिए। अब देखो एक्सेलरेशन पहले वाला जो बोर्ड है इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.2, इसका कितना है 6.2, ज़्यादा किसका है इसका, यानी जिसका ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा जल्दी नीचे गिरेगा ना। तो यहाँ से हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सारांश क्या होगा कि सिर्फ वजन, यानी अगर हम लोग द्रव्यमान देखें यही इसी वजह से क्या होता है कि फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि एयर रेजिस्टेंस, कि वस्तु पर वायु का जो प्रतिरोध है वो कितना लग रहा है, और अगर डिफरेंट शेप रहा तो प्रतिरोध में बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है एयर रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ मास को नहीं देखना है, एयर रेजिस्टेंस को भी देखना है कि किसमें कम या किसमें ज़्यादा लग रहा है। जिसमें ज़्यादा लगेगा चांसेस आर हाई कि वो थोड़ा लेट से नीचे गिरेगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसी वजह से क्या हुआ कि जो छोटा गेंद है कम द्रव्यमान का है उसमें एयर रेजिस्टेंस क्या है कम लग रहा है और वो जल्दी नीचे गिरेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है। तो यानी अगर इसका निष्कर्ष पूरा निकालें कि इतना सारा जो वीडियोज़ में बताया गया इसका निष्कर्ष क्या है, तो देखो कि वैक्यूम, अगर वैक्यूम रहा जहाँ पे कोई वायु नहीं है, वायु रहित अगर जगह लें तो वहाँ एयर रेजिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। तो वस्तु का आकार कुछ भी हो, द्रव्यमान कुछ भी हो, दोनों क्या करेंगे साथ में नीचे गिरेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वीडियो के शुरू में जो क्लिप देखे तो वहाँ पे क्या था, एक रूम था, यानी वहाँ एयर मौजूद था और बातों का खंडन इसी पॉइंट पर किया गया था कि यहाँ एयर रेजिस्टेंस है तो दोनों वस्तु एक साथ नहीं गिरेगी। तो वहाँ भी क्या है कि कुछ फैक्टर को हमको देखना पड़ेगा। पहला क्या है कि वस्तु का आकार भी देखना होगा क्या डिफरेंट है या सेम है। दूसरा चीज़ क्या है एयर रेजिस्टेंस, कि किस वस्तु में ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, यानी एयर रेजिस्टेंस और मासेस ये दोनों फैक्टर हैं जो डिसाइड करता है कि कोई वस्तु पहले नीचे गिरेगा और दूसरा वस्तु बाद में। ठीक है, और इन सभी को अगर एक और एकदम संक्षेप में बताया जाए तो देखो साइज अगर सेम हो या डिफरेंट हो तो भी क्या होगा, पहले में हम लोग देखें साइज सेम था तो नीचे, तो वहाँ पे डिस्टेंस भी मायने रखता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है डिस्टेंस। हम लोग क्या किए थे, जस्ट 6-7 फुट के ऊपर से हम लोग बॉल को नीचे गिराए, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है मान के चलो यहाँ से हमें एयर का जो रेजिस्टेंस है वो उसका जो लेवल है क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बिल्कुल ना के बराबर नेग्लिजिबल डिफरेंस है एयर रेजिस्टेंस के लेयर में। इस वजह से क्या होता है कि दोनों वस्तुओं में जो एयर रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि दोनों वस्तु नीचे गिर रही है। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर हम लोग एक टावर से, लंबा टावर या उससे भी ऊपर के जाकर नीचे अगर एक साथ दोनों वस्तु को नीचे गिराएं तब क्या होगा, तब देखना कि जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो एयर रेजिस्टेंस का लेवल भी तो ज़्यादा होता है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि हो सकता है कि दोनों वस्तु सेम आकार के होने के बावजूद भी क्या हो साथ में ना गिरे। लेकिन अगर डिस्टेंस कम है, आकार सेम है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है सेम हो जाता है, तो वस्तुएं दोनों एक साथ गिरेगी। अगर डिफरेंट शेप का हो तो फिर देखना पड़ेगा, और अगर लिटरली इस तरीके से अगर लार्ज बोर्ड रहे, छोटा सा गेंद रहे तो देखते के साथ पता चल जाएगा यहाँ एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कम एयर रेजिस्टेंस वाले जल्दी गिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूरा का पूरा कैलकुलेशन के थ्रू मैंने बताया। तो आई होप कि तुम लोग को सभी को समझ में आ गया होगा कि वीडियो में शुरू में जो वेरी फेमस एक्टर बता रहे थे कि दोनों एक साथ गिरेंगे, उसका खंडन करते हुए जो वेरी फेमस टीचर बता रहे थे कि नहीं दोनों एक साथ नहीं गिरेंगे क्योंकि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। तो आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन गलत है और कौन सही। यानी
मतलब ये निकलता है कि वीडियो में जो बताया गया है कि दोनों गेंद एक साथ नीचे गिरेगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। इसी तरीके के लर्निंग वीडियोस, मज़ेदार वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आज का अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और बिल्कुल अपने सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।